हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो निरस्त कर दिया था आयोग ने। अब इसको देखते हुए 22 दिसंबर को इसका पेपर होना है, तो हम सीरीज चला रहे हैं घटना चक्र की, जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे इसमें इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय से इन्होंने क्वेश्चन उठाया था। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? ये आया था 2017 में। ये ऑप्शन बना रखे थे, तो इसका जो सही आंसर है तो इसका सही आंसर सी था। आप इस व्याख्या में देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था? 42,08,384.52 करोड़ रुपए था। वहीं जो वर्ष 2023-24 का बजट का आकार है वो कितना है? तो यह 72,42 करोड़ रुपए है। जबकि कुल प्रतियां की बात करें तो 68,03,292.74 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है किस में आता है? पंजीकरण शुल्क में, व्यापक कर में, या भूमि राजस्व से, या संघीय एक्सरसाइज ड्यूटी के हिस्से से। ये भी क्या 2014 में हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है व्यापार कर से। व्याख्या में देख सकते हैं, प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से मुक्त होता है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर से होता है। किससे? राज्य की जो वस्तुएं हैं एवं सेवा कर से। ये इसमें सबसे बड़ा भाग भूमिका निभाता है। मूल्य संबंधित कर से लगभग कितना है? तो यह है 15 लाख रुपये, 15 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित राशि रखी गई थी। वहीं तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। क्या है? उन्नत किस्म, यानी कि जो अच्छे फसल होगी तभी तो अच्छा बीज पैदा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग है। अब बात कर लेते हैं विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण से भी क्वेश्चन आए थे। पहला इसमें प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये कितना माना जाता है? तो ये 17.5% माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। व्याख्या में देख लेते हैं, जो 17.5% ऑलरेडी बता रखा है। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस है, कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसके बारे में व्याख्या में भी समझेंगे। देखो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो ये 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका मनाने का कारण क्या था कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको कहा जाता है UNDP, द्वारा इसने अपनी रिपोर्ट जारी की 11 जुलाई 1987 को। ये लगभग कितनी हो गई थी विश्व की जनसंख्या? तो लगभग ये हो गई थी 5 मिलियन, जिसे 5 अरब भी बोला जाता है। इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष क्या मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं 11 जुलाई को। बढ़ते हैं, हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कब आ रखा है? तो ये 2010 में कब मनाते हैं? तो ये 11 जुलाई को। इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण एशिया ये एक क्या है? एक समूह है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है जो नगरीकरण में, तो सबसे पहले ये पाया जाता है, तो ये पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है भारत, और तीसरे पे आता है श्रीलंका, और चौथे पे आता है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? 3, 2, 1, 4। अब देख लेते हैं इसका 3, 2, 1, 4। अब इसको व्याख्या में देख लेते हैं। तो व्याख्या, पाकिस्तान में जो नगरी जनसंख्या है वो कितनी है? तो ये है 37%। भारत में कितनी है? 35%। वहीं बांग्लादेश में कितनी है? 39%। जबकि श्रीलंका में कितनी है? तो यह है 19%। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यह भी प्रश्न कब आया था? 2002 में यूपी UDA में LDC में आया था ये। तो सबसे ज़्यादा जो महाद्वीप में नगरीकृत है कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया।
इसमें देख लेते हैं तो इसमें कितनी है, 86.9% है यहाँ पे जनसंख्या नगरीकृत में, जबकि उत्तरी अमेरिका में कितनी है, तो यह है 82.6%, और यूरोप में कितनी है 74.9%, और अफ्रीका में कितनी है 43.5%। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर बन जाएगा। छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना वाला देश है, तो ये देखो ये है क्या, इक्वाडोर। सही आंसर क्या बनेगा, इक्वाडोर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न काल तथा वर्तमान में भी विकल्प सी सही है, क्योंकि विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि बोलीविया में कितने हैं 11, और कोलंबिया में कितने हैं 46, और इक्वाडोर में 71, और वेनेजुएला में कितने हैं 32। तो घना जो देश है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ये इक्वाडोर है। वही 7वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या वर्षों में सर्वाधिक है, तो ये कहाँ रहा था, जापान के अंदर। ये 2006 में हुआ सवाल है। देखो वर्ष 2020 में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा हांगकांग और जापान तथा मकाको, यूएसए और चीन की रही है। सबसे ज़्यादा किसकी है, हांगकांग की, लेकिन हांगकांग इन ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इस दूसरे नंबर पर क्या है, जापान। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ए आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं, किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये सबको पता है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। वहीं और बात कर लें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अनुमानित एशिया में कितनी है, 149.7% की। वहीं अफ्रीका में कितनी है 47% की, और यूरोप में कितनी है 33% की, और दक्षिण अमेरिका में कितनी है 24.7 का। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो ये जो है जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, तो ये मंगोलिया में सबसे कम है। देखो ये क्या है, विश्व बैंक आंकड़े के अनुसार 2020 में मंगोलिया में कितने 2, सऊदी अरब में 17, अफगानिस्तान में 60, और इराक में कितना है 98 प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व निवास करता है। तो इसलिए सही आंसर क्या बन जाएगा, मंगोलिया इसका आंसर बन जाएगा। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, कहाँ पे सबसे बड़े बूढ़े रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं श्रीलंका के अंदर। अनुमानित कितना, देखो भूटान में कितना 60 से प्लस की आयु में कितने 9, भारत में 10, नेपाल में कितने 8, और श्रीलंका में कितने रहते हैं तो 16। तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं बुजुर्ग आदमी, तो श्रीलंका के अंतर्गत रहते हैं। बात कर लें सबसे अधिक घना आबादी सार्क देश है, तो ये इसका सार्क देशों में बांग्लादेश है। अब इसकी व्याख्या में बात कर लें तो व्याख्या बांग्लादेश में और मालदीव में। मालदीव में देखो कितना है जनघनत्व 1715, वहीं बांग्लादेश में 1286, भारत में 470, श्रीलंका में 354, पाकिस्तान में 295, और नेपाल में कितना है 205, और अफगानिस्तान में कितना है 60, वहीं भूटान में कितना है तो ये 20। ये जनघनत्व है, तो सबसे कम किसका है भूटान का, और सबसे ज़्यादा किसका है मालदीव का, लेकिन मालदीव ऑप्शन में नहीं है, तो बांग्लादेश का इसका आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। दूसरा कथन कह रहा है एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उनकी प्रजनन दर में कमी आई है, तो दोनों ही बातें ठीक है। क्या चीन की जो जनसंख्या वृद्धि दर है अब क्या धीमी पड़ गई है, वहीं एक बच्चा प्रति परिवार की नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में भी कमी आई है, तो ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए क्या व्याख्या करता है। अब इसकी रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 1970 में ये कितनी थी, तो ये 5 थी, तो 5 से घटकर कितनी रह गई है 1, और वर्तमान में कितनी है 2020 में चीन की कुल प्रजनन दर कितनी है 1.3। एशिया का सबसे बड़ा नगर है, जो एशिया महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा संघाई देश है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जापान का एक टोक्यो है, जिसकी जनसंख्या कितनी है, तो ये है 37 मिलियन की। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक है। दूसरा कथन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीय स्तर भारत से उच्चतर है, तो ये दोनों ही बातें करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा,
ए और आर दोनों ही ठीक है, लेकिन ए जो आर ए की व्याख्या नहीं करता है। वहीं अगर इसके आंकड़े की बात करें तो आंकड़ा भारत की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो यह है 377 मिलियन करोड़ की 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं 2020 में संयुक्त राज्य राष्ट्र संघ का जो कितनी है, तो 308 मिलियन है। और अनुपात की बात करें तो ये कितना पहुंच गया है, तो 83% से अधिक रहा है। वहीं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, तो किससे संरक्षित नहीं है? आर्थिक सुरक्षा से, खाद्य से, शिशु सुरक्षा से या सामाजिक सुरक्षा से? इससे कोई मतलब नहीं है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा में संरक्षित नहीं रखती है। वहीं 16वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो 2000 जनगणना की बात करें 1951 में भारत में लिंगानुसार क्या 946 था, 1971 में 930 था, या 1991 में कितना 927 था, या 2011 में कितना था 925 था। देखो जनसंख्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात था वो 900 कितना था 43 था, नहीं कि 925। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? यह आंसर गलत है, तो 943 था। जिसमें अगर सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो ये केरल में आता है और न्यूनतम हरियाणा का। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में बात करें तो सर्वाधिक किसका है, तो यह है पांडुचेरी का, और न्यूनतम किसका है, तो ये दमन एंड दीव का है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 के दौरान 10% वृद्धि दर थी, तो ये कितनी थी, तो ये थी 20, यानी 21% कह सकते हैं, 20.09%। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, तो डी आंसर इसका सही बन जाएगा। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, तो ये फ्रेंड्स कितना रहता है 17%। इसका एग्जैक्ट कितना है 16.49% ये उत्तर प्रदेश में रहता है। टोटल भारत का राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम कहाँ की है, किस राज्य की? तो देखो महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में, और उसके बाद न्यूनतम की बात करें तो राजस्थान में। और केरल एक साक्षरता ऐसा जिला है, राज्य है, जहाँ पे पुरुष और महिलाओं की जो साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा है। वो कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ है 74% की साक्षरता दर देखने को मिलती है। वही 20वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की थी? मृत्यु सर्टिफिकेट भी क्या है बनने लगा है, तो ये सबसे पहले किसने चालू करी थी, तो ये करा था कर्नाटक के अंदर। 21वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये 2013 मेंस में आया है यूपीआरओ में। लोक नगरीय सातव्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं, तो ये किसने करा, ये करा है मोरक्को ने। लोक नगरीय सातव्य के विचार से अमेरिकी सांस्कृतिक मानव वैज्ञानिक रॉबर्ट रीडफील्ड ने विकसित किया है। इसके लिए उन्होंने मैक्सिको के मेरिडा, यूकेटन तथा ग्रामीण माया समुदाय का अध्ययन भी किया है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, मैक्सिको इसका सही आंसर बन जाएगा। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण को प्रक्रिया में इसके विकास से विशेषीकृत किया गया है, तो यह इसका सही आंसर व्रत परंपरा। देखो रेडफील्ड और सिंकर के विचार में प्राथमिक जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो कैसी है, एक ग्रेट ट्रेडिशन है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सी इसका सही आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं। माल्थन के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो इसमें ये आ रखा 2017 में, 2017 में ये आया ROAR में, तो इसका सही आंसर जन्म नियंत्रण है। क्या है, माल्थन ने बताया है कि 1998 में प्रकाशित एक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लेख लिखा है। इनकी ओर से जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्यांकी परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है और बताया है कि जन्म इनका नियंत्रण नहीं है। अब बढ़ते हैं 24 प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 9.25 मिलियन अरब की।
वहीं 2005 में कितनी 6.5 मिलियन थी। वही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट रीजन 2011 के अनुसार कितनी है 7 मिलियन की हो गई है। 2025 में कितनी बताइए इन्होंने 9.3 मिलियन, और 2050 में कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9.7 मिलियन हो जाएगी जनसंख्या। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। दोस्तों आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।